हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में यानी पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे बायो-सवार्ट का नियम। तो बायो-सवार्ट के नियम में क्या सीखे हम लोग? तो यही कि यदि किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो चालक के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और उस चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए बायो-सवार्ट के नियम से एक रिजल्ट मिला था हम लोग को। क्या मिला था? dB μ0/4 पाई RDL sin थीटा अब बटा में R²। तो यहां पे जो DL था ये बतला रहा था कि इस पूरे चालक तार के वजह से नहीं, ये सिर्फ स्वल्पांश DL के वजह से था। ये एंगल को हम थीटा लिए थे, यही था ना, यही था आपका बायो-सवार्ट का नियम। लेकिन अभी जो हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वह कौन सी टॉपिक है? तो लंबे सीधे। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम लोग कौन से टॉपिक पे बात करेंगे? तो लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की गणना। यानी आज भी हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कैसे चालक के वजह से? तो लंबा सीधा चालक की वजह से जिससे धारा जा रहा हो। ठीक है, तो चलो इसके लिए एक फिगर बनाते हैं। हम मान लेते हैं कि ये एक लंबा सीधा धारावाही चालक है। ठीक है, इसके नाम दे देते हैं यहां पे x और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं y। ऊपर लिख दिए y, नीचे लिख दिए x। और करंट मान लेते हैं कि इससे कितना जा रहा है? I। इससे कितना करंट जा रहा है? I जा रहा है। ठीक है, अब क्या है कि चालक के एक मध्य बिंदु हम ले लेते हैं। सपोज दैट मध्य बिंदु ये, और इस मध्य बिंदु को O मान लेते हैं। ठीक है, ऐसी कोई जरूरी नहीं कि मध्य बिंदु ही लेंगे, ऊपर नीचे भी ले सकते हैं। ठीक है, हम मध्य बिंदु ले लिए और यहां से एक लंबवत दूरी ए ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? यहां से एक लंबवत दूरी ए ले लेते हैं और इस लंबवत दूरी ए पर एक बिंदु पी है। और सपोज दैट इसी पी बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र बताना है इस लंबे सीधे चालक तार की वजह से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बायो-सवार्ट का नियम स्वल्पांश के लिए वैलिड है, डीएल के लिए वैलिड है। तो इसमें हम एक डीएल कंसीडर कर लेते हैं। यहां पे ये इस पार्ट को हम ले लेते हैं डीएल। ठीक है, इस पार्ट को हम क्या ले लिए? डीएल। ठीक है, तो डीएल का स्थिति सदिश चाहिए। बायो-सवार्ट का जब नियम हम लोग पढ़ रहे थे तो डीएल का स्थिति सदिश चाहिए। ठीक है, जैसे यहां ये आर वेक्टर था, बायो-सवार्ट के नियम में था ना आर वेक्टर, तो यहां भी हम इस स्थिति सदिश को मान लेते हैं कि ये आर वेक्टर है। कितना है? आर वेक्टर। कोई प्रॉब्लम है? और ये जो एंगल बना है, यानी ये जो डीएल का डायरेक्शन है यानी करंट का और स्थिति सदिश का जो ये बीच का कोण है, इसको मान लेते हैं थीटा। उस दिन भी हम थीटा माने थे। अरे यही था ना, केवल वायर को ऐसे कर दिए थे, यही था। अब क्या है कि इस इंड को पी से मिला दो तो यहां पे एक एंगल बनेगा और इस एंगल का हम वैल्यू लिख देते हैं φ1। ठीक है, और ये जो वैल्यू यहां पे बन रहा है, यहां पे भी एक एंगल पहले से बन रहा है। ये लंबवत दूरी कितना है? a। ये कैसी दूरी है? लंबवत दूरी है। ठीक है, तो यहां पे भी एक एंगल ऑलरेडी यहां पे बना हुआ है φ। ठीक है, अब इस इंड को भी मिला दो, ये वाला इंड को भी मिला दिया जाए। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं मार्कर का। अब इस इंड को भी मिला देते हैं हम। इस इंड को भी मिला दिए, दिख रहा है आपको? आप लोग स्केल से अच्छे से मिला लीजिएगा। ये हो गया, तो यहां भी एक एंगल बना ना, ये वाला एंगल बना।
तो ये जो एंगल बना, ये जो ब्लू कलर दिखाए हैं, हम इसको लिख देते हैं फाई 2, और इसको, इस एंगल को हमने क्या लिखा है, तो इस एंगल को हमने लिखा है फाई 1। यानी ये जो ओपी लाइन है, ओपी लाइन से जो वाई एंड है, इसका एंगल कितना बना है फाई 1, और ये जो एक्स है इसका बना है फाई 2। ठीक है, तो ये लाइन हो गया। तो इसके ऊपर को अगर एंगल को हम पॉजिटिव लेंगे, इसके ऊपर के एंगल को अगर पॉजिटिव लेंगे, इस लाइन से जो एंगल ऊपर है अगर इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये जो नीचे वाली एंगल है ये तो माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लिखते हैं माइनस फाई 2। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा एजम्पशन ले लेते हैं हम लोग। माना कि एक्स वाई एक लंबा सीधा क्या, धारावाही, लंबा सीधा धारावाही चालक है, जिससे विद्युत धारा I प्रवाहित होता है। यानी इससे कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, I विद्युत धारा प्रवाहित होता है। चालक के बिंदुओं से ना, चालक के बिंदु भी लिख सकते हो, ऐसा मध्य बिंदु लिख रहे हैं। चालक के मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, लंबवत दूरी A पर। लंबवत दूरी कितना लिए, ये A लिए। ये जो चालक है, ये चालक का एक बिंदु है O, और इससे कितनी दूरी पर लिए, लंबवत दूरी A पर। लंबवत दूरी स्मॉल a पर एक बिंदु P है, और इसी P बिंदु पर हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र बताना है, जहां चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, और इसी P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बार ध्यान देंगे मेरे भाई, क्या बोले कि माना कि एक्स वाई, ये देख रहे हैं ना, एक्स वाई एक लंबा सीधा धारावाही चालक है। टेंशन नहीं लेने का, एकदम माइंड को फ्री करके पढ़ो। एक्स वाई क्या है, एक लंबा सीधा धारावाही चालक तार है, जिससे कितनी विद्युत धारा जा रही, आई। तो यहां तक हो गया कि माना कि एक्स वाई एक लंबा सीधा धारावाही चालक है, जिससे विद्युत धारा आई प्रवाहित होता है, और चालक के बिंदु O से लंबवत दूरी A पर एक बिंदु P है, और इसी P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत है? ठीक है, अब देखो, तो इस P बिंदु पर स्वल्पांश dl के लिए बायो-सवार्ट के नियम से ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ना, तो यहां पे भी हम लोग dl लिए है ना, यहां पे OP, और इस पॉइंट को हम लिख देते हैं Q। क्योंकि स्वल्पांश तो छोटा होगा तो इसको एक पॉइंट मान लेते हैं OP, और इसको Q मान लेंगे। तो लिखेंगे अब स्वल्पांश dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होगा। तो स्वल्पांश dl के वजह से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होगा। तो ये तो पढ़े थे ना बायो-सवार्ट का नियम, तो यही फॉर्मूला था ना, अभी पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं। तो क्या हो जाएगा,
dB इज इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई IDL साइन थीटा अब बटा में R स्क्वायर, यही होगा ना। और इसको मान लेते हैं रिलेशन नंबर 1, यानी समीकरण 1। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहां तक स्पष्ट है आपको? बोलिए, यहां तक सबको क्लियर है ना? किसके वजह से निकाले हैं? तो अब स्वल्पांश डीएल के कारण। किसकी वजह से? तो स्वल्पांश डीएल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्रवृत्ता होगा। बायो-सवार्ट के नियम में आप सभी पढ़े होंगे। तो बायो-सवार्ट के नियम में स्वल्पांश डीएल के लिए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता dB इज इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा में R स्क्वायर, यही था ना। अब देखो, अब किस में? त्रिभुज, कैसा त्रिभुज है? समकोण। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPQ में, यहां पर आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है OPQ में, ठीक है। तो यहां पे देखिए हम लिख सकते हैं साइन थीटा, यहां पे थीटा लिखे, फाई नहीं लिखे। इसमें फाई का भी फंक्शन है और थीटा का भी है, तो हमने साइन थीटा ले लिया। तो जब अगर एजम्पशन कोण को हमने अगर थीटा माना है तो थीटा के सामने लंब हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर एकदम बच्चा वाला चीज है, लंब बटा में कर्ण होता है। नहीं, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। तो यहां पर हम लिख देंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो लंब का वैल्यू हो जाएगा OP, अब कर्ण का वैल्यू ये बड़ी वाली भुजा हो जाएगी PQ, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया साइन थीटा। तो देखो, तो यहां पे ये थीटा है, ये 90 है, तो 90 आप प्लस थीटा आप प्लस फाई आप बराबर होगा 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ये तो इस सब कोई पूछने वाली बात है। आप सोच रहे हैं मन में, सर भी गजब करते हैं। अब बताओ, हम लोग से पूछ रहे त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कर, अरे भैया 180 होता है, ये तो सबको पता है। चतुर्भुज के लिए 360 होता है। तो इसी तरह थीटा प्लस 90 प्लस फाई बराबर 180। तो अगर हम कहें तो थीटा प्लस फाई बराबर है, उधर जाएगा तो -90 यानी बराबर 90 हो जाएगा, थीटा प्लस फाई बराबर। तो कहने का मतलब है कि थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 90 माइनस फाई। थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं? 90 माइनस फाई। तो यहां पर हम कर दे रहे हैं साइन थीटा के जगह, साइन थीटा के जगह साइन थीटा की जगह लिख रहे हैं साइन 90 माइनस फाई। ये थीटा के जगह लिख दिए साइन थीटा, तो थीटा के जगह हम कितना लिख दिए? 90 माइनस फाई। ठीक है, ये समझ रहे ना कैसे? क्योंकि थीटा अब प्लस फाई बराबर आया है 90। समझ रहे ना ये? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। और यहां पे अब हो जाएगा OP का मान कितना है? तो OP लंबवत दूरी A माने थे ना, ये OP लंबवत दूरी कितना माने थे? A। तो यहां हो जाएगा A। अब PQ परिमाण, PQ मतलब परिमाण चाहिए, तो ये तो वेक्टर R वेक्टर है, तो परिमाण लेंगे तो मॉड ऑफ R हो जाएगा। तो मॉड ऑफ R को सिंपल R लिख देंगे। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। कहोगे सर इतनी छोटी छोटी बात को आप बोल रहे, अरे भैया क्या करे, जरूरत पड़ा है इसका तो पूछना तो पड़ेगा ना। साइन 90 माइनस फाई क्या हो जाएगा? कोस फाई। और कोस फाई बराबर कितना हो गया? तो A/R। ठीक है, तो साइन थीटा कितना हो गया? तो साइन थीटा का वैल्यू भी A/R है और साइन कोस फाई का वैल्यू भी A/R है। तो इसी साइन थीटा के बदला में ना कोस फाई लिखे, इसी साइन थीटा के बदला में हम क्या लिखे हैं? तो कोस फाई लिखे हैं। अगर यहां पे R की भी जरूरत है, देखो साइन थीटा चाहिए था तो साइन थीटा बराबर हो गया कोस फाई, क्योंकि साइन थीटा बराबर भी है A/R।
cos फाई बराबर भी है ए बाई आर, तो साइन थीटा के जगह हम cos फाई लिख सकते हैं। यहाँ पे आर का भी वैल्यू चाहिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, आर बराबर ए बटा में cos फाई लिख सकते हैं, और 1 बटा cos फाई को सेक फाई बोलते हैं। cos फाई का उल्टा क्या होता है, सेक फाई। तो इतना लिख सकते हैं हम सभी, बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। cos फाई बराबर अगर a बाई आर है तो r बराबर a बटा cos फाई, और 1 बटा cos फाई को हम लोग लिखते हैं सेक फाई, तो हो गया a सेक फाई। ठीक है, तो यहां से इतना तो हो गया। अब यहां पे हमको dl का वैल्यू भी चाहिए, तो dl किस में यूज होगा, यानी l से यूज होगा, नहीं तो किस से यूज होगा, l से। और मान लेते हैं कि ये o से q की दूरी जो है, o से q की दूरी जो है, यहाँ पे o से q की दूरी, ये जो o से q की दूरी है ये l है, ये क्या है, l है। o से q की दूरी क्या है, l है। आखिर स्वल्पांश माने होंगे तो o से कुछ दूरी होगा उसका, मतलब जैसे इधर लिए तो dl कितना नीचे लिए तो कुछ लंबाई होगा ना, तो o से q की दूरी कितना मान लिया हम, l मान लिए। तब इसी तरह लिख रहे हैं, तथा यहां पे दिख रहा है आपको, अब ये फाई वाला एंगल ले रहे हैं, तथा tan फाई बराबर, tan फाई बराबर दिख रहा, तो tan थीटा का सूत्र होता है, क्या होता है, लाल बटा लंब बटा में आधार। क्या, अरे क्या होता है रामाधान, देखो किसी के पापा का नाम होगा तो बुरा मत मानिएगा। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा में आधार। क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो ये इस बार फाई को एंगल माने, इस फाई को एंगल माने हैं, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। तो इस बार लंब जो है, लंब बटा आधार, पहले लिख देते हैं, लंब बटा में आधार। तो इस बार जो लंब है वह क्या हो जाएगा, ओ क्यू, क्योंकि जो एंगल लिए वो फाई लिए, इसमें tan फाई लिए, तो इसके सामने लंब कितना हो जाएगा, तो ओ क्यू, और ये जो आधार है वो तो हो जाएगा ओपी। यहां पे आधार क्या हो जाएगा, ओपी। तो बोर्ड तो भर गया है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इधर हम मिटाएंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अब हम मिटाएंगे इसको। ठीक है, ये जो लॉन्ग्वेज था ये तो आप समझ गए थे, फिगर के बारे में बोले थे। अब यहां पे देखिए आप क्या हो रहा है, थोड़ी सी मैथमेटिकल है। ठीक है, तो tan फाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं, tan फाई बराबर, तो tan फाई बराबर ओ क्यू का मान हो जाएगा l, और ओपी का मान हो जाएगा लंबा दूरी a। यानी अगर हम बात करें तो इसी को हम लिख सकते हैं l बराबर a tan फाई। ठीक है, लेकिन जो समीकरण 1 माने थे वह था dv इक्वल टू मी नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर। भूल गए आप, डिलीट कर दिए तो भूल गए, नहीं ना, ऐसी नहीं ना है। अरे क्या बात करते हैं भाई, बायो सवाट का नियम, अगर बायो सवाट का नियम भूल जाए आप तो फिर हमको लगता है कि आप बहुत बड़े दोषी हैं। अगर मैग्नेट में बायो सवाट का नियम नहीं याद रख पाए तो सो कुछ नहीं याद रख पाए। डीबी इक्वल टू क्या था, मी नॉट बाई 4 पाई आर डी एल, तो डीएल का मान चाहिए ना, तो क्या करते हैं, दोनों तरफ फाई के सापेक्ष, दोनों तरफ फाई के सापेक्ष अवकलित करने पर, क्या करने पे, अवकलित, किसके सापेक्ष, फाई के सापेक्ष अवकलित करने पर। तो जब दोनों तरफ फाई के सापेक्ष अवकलित करेंगे तो ये हो जाएगा dl अपॉन डी फाई, और इसमें जो कांस्टेंट है वो तो बाहर हो जाएगा, a हो जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा d tan फाई अब बटा में डी फाई। जहां तक हमको याद है, आप लोग को याद होगा कि d tan x अब बाई dx का होता था sec स्क्वायर x, इतना तो याद होगा। तो यहां पे हो जाएगा
मतलब इसका हो जाएगा ए, ये ए तो रह गया, इसके बदले में हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई। ठीक है, ये समझ रहे हैं, ए को छोड़ दिए, डी टेन फाई, अब बाई डी फाई को हम लिख दिए ए सेक स्क्वायर फाई। तो यहां से डीएल बराबर हो जाएगा ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, ये हो जाएगा। तो अब तक हम लोग किन किन चीजों का मान निकाल चुके हैं। तो यहां पे देखें हम लोग कि साइन थीटा कॉस फाई के बराबर है, साइन थीटा कॉस फाई के बराबर है, यानी साइन थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं, यहां पे आर का वैल्यू निकाल चुके हैं और यहां पे डीएल का वैल्यू निकाल चुके हैं। और हम लोग का जो समीकरण एक था ना, वह समीकरण एक था डीबी इज इक्वल टू मिनॉट बाई 4 पाई आरडीएल साइन थीटा अब बटा में आर स्क्वायर। तो ये साइन थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कि साइन थीटा कॉस फाई के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? तो चूंकि यहां पे साइन थीटा इक्वल टू है ए बाई आर और कॉस फाई इक्वल टू भी है ए बाई आर। इसके साथ साथ हम लोग आर का भी वैल्यू निकाल चुके हैं, आर इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाई, और इसके साथ में हम लोग डीएल का भी वैल्यू निकाल लिए। तो जो समीकरण एक था उसमें इन तीनों राशि का मान रख देते हैं। ठीक है, तीनों का मान रखने पे यहां लिख दे रहे हैं कि समीकरण एक में किसका मान, समीकरण एक में साइन थीटा आर तथा डीएल का मान रखने पर, ठीक है। तो अब तो बोर्ड क्लियर करना पड़ेगा, किस में मान रखना है, समीकरण एक में। तो इधर स्पष्ट है, मिटा लेते हैं हम। ठीक है, तो यहां पे अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम आपको समीकरण एक रख देते हैं। तो समीकरण एक क्या था, तो समीकरण एक था dB इज इक्वल टू मिनॉट बाई 4 पाई, इसको आरडीए साइन थीटा अब बटा में था आर स्क्वायर। समीकरण एक यही था। ठीक है, तो इसमें इसका मान रखना है, तो हम इसको लिख सकते हैं dB इज इक्वल टू मिनॉट बाई 4 पाई। ये जो सूत्र आया है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का, ये सिर्फ किसके लिए था, डीएल के लिए। इस पूरे चालक की लंबाई की वजह से नहीं, सिर्फ डीएल के लिए। तो पहले वैल्यू रख लेते हैं आई, डीएल के जगह हम रख दे रहे हैं ए सेक स्क्वायर फाई आई इंटू डी फाई। ठीक है, थोड़ा सा और इधर लिखते हैं आई, यहां पे आई, डीएल के जगह क्या लिख दे, ए सेक स्क्वायर फाई आई इंटू डी फाई। ठीक है, और उसके बाद है यहां पे साइन थीटा। तो साइन थीटा कॉस फाई के बराबर हुआ था, लिखे थे ना, साइन थीटा इक्वल टू ए बाई आर, अभी तो मिटाए हैं, साइन थीटा इक्वल टू ए बाई आर और कॉस फाई इक्वल टू भी ए बाई आर। तो यहां चूंकि फाई के फॉर्म में है तो साइन थीटा को भी हम लिख देते हैं कॉस फाई, कॉस फाई। और फिर बटा में हो जाएगा, क्या बटा में हो जाएगा, तो बटा में हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का भी मान हम निकाले थे ए सेक फाई, यहां पे आया था ना आर बराबर ए सेक फाई, ए बटा कोस फाई था, फिर ऊपर ले गया था तो सेक फाई हुआ था। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर है यहां पे, और फिर हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई। तो देखो ना यहां पे कुछ कट जाएगा, था ब्लू मार्कर के यूज कर लेते हैं हम। देखो एक ए तो कट जाएगा, एगो इसमें से कट गया, ये सेक स्क्वायर फाई पूरा कट जाएगा, सेक स्क्वायर फाई पूरा कट गया। तो बच गया क्या अब यहां पे, तो अब बच गया डीबी इज इक्वल टू मिनॉट बाई 4 पाई, ये रह गया। इसको तो छेड़छाड़ हुआ नहीं है, और ऊपर आई या नीचे एक ए रह गया है, तो ऊपर आई है और नीचे ए है। उसके बाद बच गया डी फाई कॉस फाई, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस फाई आई इंटू डी फाई। अब ध्यान दे के आप ये बताइए, ये जो फॉर्मूला है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का, इस पूरे लंबाई की वजह से है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला है, क्या ये चालक के पूरी लंबाई की वजह से है? नहीं,
ये चालक की पूरी लंबाई के वजह से नहीं है, ये सिर्फ कितना के लिए है, तो स्वल्पांश dl के लिए। तो हम यहां पे अब लिख देते हैं अतः चालक के, आपको पता है जब छोटे के लिए निकल जाता है, बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं कि जब कोई भी चीज छोटा कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं, जैसे dx के लिए, dy के लिए, dl के लिए, और जब संपूर्ण चाहिए तो वहां पर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, यानी समाकलन करते हैं। तो अतः चालक के संपूर्ण लंबाई के कारण, संपूर्ण लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होगा। तो क्या यहां पे अभी जगह है नीचे लिखने के लिए? नहीं है, संपूर्ण लंबाई की वजह से। तो dv है, तो यहां पे जो फंक्शन है ये तो एंगल का है, cos फाई डी फाई, तो संपूर्ण लंबाई के लिए एंगल का फॉर्मूला लगे, इसीलिए यहां पे एंगल माने थे, क्योंकि यहां फंक्शन किसका है, लंबाई है, इसमें कहीं भी लंबाई है नहीं, है ना, तो इसीलिए यहां पे एंगल माने थे। तो इस एंगल को ले लेंगे तो φ1 आ जाएगा, इस एंगल को ले लेंगे तो φ2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम अब कर लेते हैं क्या, बोलो। तो अब हम सबसे पहले ये पुराने टर्म को लिख लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा dB इक्वल टू μ0 बाई 4π, और ये जो I है, करंट है, ये तो नियत है, यहां से दूरी भी फिक्स होगा क्वेश्चन में, और यहां से बच गया cos फाई I इंटू डी फाई। तो आप सभी को पता है, ये तो छोटे के लिए, हमको निकालना है टोटल के लिए। तो टोटल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो एक साइड नहीं, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे, और इसको हम नियत मान के बाहर कर दिए, क्योंकि फंक्शन तो एंगल का था, तो एंगल को अंदर छोड़ दिए। पहला जो इंड लेंगे यहाँ पे x, तो इसके लिए मतलब जो एकदम शुरू से इंड ले रहे हैं, तो इसके लिए एंगल कितना बना है, -φ2, और जब ऊपर वाला इंड लेंगे तो φ1, यानी इस पूरे लंबाई में, पूरा लंबाई में कोण कितना बना है, तो φ1 - φ2। तो पहले हम इनिशियल कोण ले रहे हैं, जब मान लो कि जब -φ2 होगा, तो जब इस कोण मतलब यहां से नीचे लंबाई के लिए -φ2 का मतलब है कि O से x, तो इसके लिए भी कुछ चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होगा। तो मान लेते हैं कि इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता B2 होगा, B1 भी मान सकते हो, ठीक है, चूंकि 2 है तो हम 2 मान लिए। आज जब ये O से Y की बात करें, तो O से Y के लिए कितना कोण है, φ1, अब पॉजिटिव है, क्योंकि आधार से ऊपर लिए है, तो इसके लिए मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B1। ठीक है, अब कैसे लिखते हैं, तो चूंकि dx का x होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो यहां पे db का हो जाएगा b, db का हो जाएगा b, लोअर लिमिट जो है वो हो जाएगा b2, अपर लिमिट हो जाएगा b1 इक्वल टू μ0 बाई 4π I अपॉन a, cos x इंटू dx, यानी cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। इतना तो कैलकुलस में आप पढ़ ले होंगे आप लोग, इतना छोटा छोटा इंटीग्रेशन तो आता होगा। अगर नहीं भी आता होगा तो हम 11th के क्लास में यानी ऑफलाइन में पढ़ाए थे। तो और आप कहोगे कि सर तो बहुत लोग न्यू जुड़े, तो कोई बात नहीं, आप अपने टीचर से पढ़े होंगे। तो cos फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, sin फाई, तो cos फाई का इंटीग्रेशन हो गया sin फाई, लोअर लिमिट है -φ2 और अपर लिमिट है φ1। ठीक है, dx का x तो db का b, लोअर लिमिट अपर लिमिट b1, लोअर लिमिट b2, ये जेव के तेव, और cos फाई का इंटीग्रेशन हो गया sin फाई, ये हो गया φ1 φ2। अब इसके बाद इसको क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां हो गया b1 माइनस b2 इक्वल टू μ0 बाई 4π I बटा में a, I बटा में। अब sin फाई, तो यहां पे लिख देंगे अपर लिमिट, तो हो जाएगा sin φ1,
फिर यहां हो जाएगा माइनस, हो जाएगा ना माइनस, और फिर यहां लिखेंगे साइन माइनस फाई 2 लिखेंगे। बोलिए, फिर से देख लो, यहां पे फिर से देख लो, इसको लिखेंगे अपर माइनस लोअर यानी b1 माइनस b2, इसको जेव के तेव लिख देंगे μ0 बटा में 4 पाई, ये फिर हो जाएगा i अपॉन a। अब इसके लिए तो एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा साइन फाई 1, एंड इस वेरिएबल को हटा के, इस फाई को हटा के अपर लिमिट रखेंगे, फिर बीच में हो जाएगा माइनस और फिर लोअर लिमिट तो हो जाएगा साइन माइनस फाई 2। ठीक है, तो साइन माइनस थीटा का सूत्र होता है माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस यहां आ जाएगा, तो ये b1 माइनस b2 को हम लिख देते हैं डेल्टा b, क्योंकि एक तरह का परिवर्तन है। जैसे x2 माइनस x1 को डेल्टा x लिखते हैं, तो उसी तरह हम इसको लिख दें डेल्टा b। अब μ0 बटा में 4 पाई i बटा में a और इंटू हो गया साइन फाई 1 अब प्लस साइन फाई 2। ठीक है, और यही आपका सूत्र है धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का। ठीक है, यह सूत्र है धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का। हो गया, थोड़ा सा ये मैथमेटिकल रहा, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जहां डेल्टा बी क्या है, तो डेल्टा बी यहां पे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। ठीक है, तो यही था लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। अगर आप क्वेश्चन बैंक लिए होंगे तो आप देख लीजिएगा ये क्वेश्चन पूछा है या नहीं पूछा है। तो लंबे सीधे चालक तार के कारण या लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का वैल्यू कितना आया? तो डेल्टा बी इजिकल टू, क्या सूत्र आया? डेल्टा बी इजिकल टू μ0 बाई 4 पाई i बटा a साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। यानी एक तरह से कहे तो इसमें पूरी तरह से कौन सा थ्योरी का यूज किए? तो इसमें हम लोग पूरा तरह से बायो-सवार्ट के नियम का यूज किए। किसका यूज किए? बायो-सवार्ट के नियम का। मतलब ये किस पे आधारित था? तो बायो-सवार्ट के नियम पे आधारित था। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगले क्लास में इसका हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, एनसीईआरटी में भी दिया है और साइड बुक से भी। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। आप सभी को धन्यवाद।